हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 11वीं क्लास है और हम लोग 11वीं क्लास में देख रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। एक परिचय हम लोग पहले अपने लेसन को लिए हैं। उस आपका लेसन के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं कि हमारे राजनीति के सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार की राजनीति है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का विवरण, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में, बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम उसको पढ़ने की, उसको जानने की अपनी कोशिश कर रहे हैं बच्चों। और जैसा आपको पता है, एक लेक्चर अभी तक हम लोग इसमें अपना कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरा कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करा होगा। इसके दौरान अगर कोई आपको समस्या आई हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? और आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि आपको सभी विषय का प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। आप सबका प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करिए। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर हम लोग जब आपका प्रारंभ करे थे, तो चैप्टर प्रारंभ में हम देख रहे थे राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग एक सिंपल जो आपका परिचय है, परिचय का मतलब समझिए कि आप जानते हैं कि उसके विषय में पढ़ें कि है क्या राजनीति के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ आपके पॉलिटिशियन में क्या होता है, आपके क्या है पॉलिटिकल के जो आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनको, उन प्रिंसिपल को देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जोड़ तोड़ की राजनीति क्या है, सामूहिक स्वार्थ क्या है, घोटाले किस प्रकार से होते हैं, मोहभंग क्या है। इन सब चीजों को हम लोगों ने अपने लेसन के माध्यम से पढ़ा। और कैसे अधिकतर जितने भी हर वर्ग के लोग हैं, वो आपका राजनीतिज्ञों की आपकी बुराई करते हैं, चाहे आपके फिल्म, आपके आपके कलाकार हों, कोई और भी हों, उन सब का हम लोगों ने देखा। और कैसे हमारा सामना राजनीतिक जो आपकी गतिविधियां हैं, उन पर जो आप लोग हैं, और परस्पर एक दूसरे के कैसे विरोधी छवि दिखाते हैं, किस तरह से अलग रहना चाहते हैं लोग, कुछ उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं। इन सभी को हमने देखा कि हम लोग जो हैं राजनीति में कोई ना कोई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, इच्छा के लिए, इस तरह की चीजें के लिए आते हैं और इस तरह से ही क्या करते हैं, अपनी बच्चों राजनीति करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और कैसे नीति अच्छी हो, कैसे हम लोग आपके उन्नत कर सकें, कैसे हम देश को डेवलप कर सकें, इन सारी चीजों के लिए क्या बात है। और रूढ़िवादी जो आपकी सत्ता है, सरकार है, कैसे वो जातीय संप्रदाय को हवा देती हैं, फिर उनसे कैसे स्कूल बाजार बंद होते हैं, कैसे अव्यवस्था फैलती है। इन सभी को हम लोग अपने लेक्चर में पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ से हमारा लेक्चर अपना बच्चों प्रारंभ होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पूरे फोकस के साथ अपने लेक्चर को देखेंगे। देखिए, चूंकि सरकार की कार्रवाई का हम पर गहरा असर पड़ता है। कह रहे गवर्नमेंट जो भी आपका कार्रवाई करती है, कुछ भी करे, उसका जो इफेक्ट है, देखिए जो उसकी आप कार्रवाई है, उस पर क्या होता है, हमारा गहरा इफेक्ट पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। अब देखिए, हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं और ना जा रहे कितने लोगों को जोड़ने के लिए, हम आपको चीजें करने के लिए बहुत सारे प्रचार सामग्री वगैरह और बहुत सारे अभियान हम लोग चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्य को आकार देने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं कि सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को निर्धारित करने का जो आकार है, उसको आकार देने का आपका प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं। देखिए, जब कोई सरकार कोई अपना आपका फैसला लेती है या कोई नीति आपकी बनाती है, अगर आपके हित में नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस नीति का? आप उसका
विरोध करते हैं। विरोध का मतलब है कि मैं इन सरकार की इस नीति से संतुष्ट नहीं हूं और मैं इसकी आलोचना करता हूं, विरोध करता हूं। ठीक। और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज कानून बन के पास हो गया, पारित हो गया, तो क्या करेंगे, अपनी सरकार को वो आपका राजी करने के लिए क्या करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग करते हैं। हम अपने प्रतिनिधि की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद, विचार विमर्श करते हैं। कह रहे जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और जैसे हम गतिविधि करते हैं उन गतिविधियों को हम पूरे जोश के साथ, चाहे वाद विवाद हो, तर्क हो, आपका विचार विमर्श हो, उसमें हम करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है। अब देखिए ये तो हर सरकारों का काम है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो आपके विरोधी होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, जो सरकार पक्ष में बैठी है बोलती है कि हमने भ्रष्टाचार को आपका कम किया है, और विपक्ष हमेशा कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि जो आपका भ्रष्टाचार है वो जड़ से कब तक खत्म होगा। इस तरह की ये सारी चीजें आपस में जो है राजनीतिक पार्टियां या विरोधी लोग आपस में करते रहते हैं। ठीक है। क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। अब देखिए बात हो रही रिजर्वेशन के लिए कि अगर कोई वर्ग है, आप उस वर्ग के लिए, किसी खास समूह के लिए अगर आप क्या कर देते हैं, आपको रिजर्वेशन कर देते हैं, क्या वो न्याय संगत है, क्या वो जस्टिस है या नहीं। अभी ये हमको आपको देखना है। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं, इस तरीके से हमें मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशने हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। क्या करना है कि हम बहुत सारे बेहतर ऐसे हम तरीके ढूंढें ताकि हम ऐसे तर्क करें ताकि एक बेहतर दुनिया को हम लोग बना सकें। ऐसी आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, ऐसी इच्छा रखें। अब ये तर्क वितर्क में हम लोग ना रहें। अब देखिए निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। अब अधिकतर देखिए भारत में आज भी राजनीतिक जो आपका पार्टियां हैं वो जाति विशेष, समूह विशेष की राजनीति पर आधारित है। केंद्रीय चीजों को भूल रही हैं कि हमें राष्ट्र को डेवलपमेंट करने पर किस तरह से काम करना है, हमारी इकोनॉमी किस तरह से बढ़े, हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां अच्छी कैसे हों, हम सांस्कृतिक परस्पर जुड़े कैसे लोगों से। तो इन चीजों पर नहीं है, अलग अलग चीजों पर है। अब देखिए इसके बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधि वार्ताएं शामिल हैं और कह रहे जो समाज में आपकी बहुत सारी अलग अलग विधि के रूप में जो वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती हैं, वो शामिल हैं, जिनके मध्य से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर पर इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष, उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। अब देखिए एक तरफ है जो वहां जनता जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ है कि जो आपका जनता का जो आपका संघर्ष है और उस संघर्ष का जो आपका निर्णय है, उस संघर्ष का निर्णय लेने का जो प्रभाव होगा, जो इम्पैक्ट होगा, उसे देखना है। जब जनता आपस में वार्ता करती है, उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती हैं, तब कहा जाता सकता है कि जनता राजनीति में सहलगन है। क्या है कि जनता कैसे है आपकी राजनीति में सहलगन है कि जब क्या हो, जनता ही क्या करे आपस में वार्तालाप, वार्ता का मतलब बातचीत, और सामूहिक आपके गतिविधियों में भाग ले और ऐसा हो कि ये पता लगे जो सामान्य सबकी समस्याएं हैं उनका हम किस प्रकार से समाधान करें। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो ये सारी चीजें आपकी
बहुत अच्छी जो हैं आपका हो सकती हैं, हम इनको बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं, या आपका हम लोग इनमें से जान सकते हैं कि क्या चीजें हैं, इनको हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। और राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? अब देखिए, पहले यूनिट तो हमने एक सिंपल परिचय के रूप में पढ़ा, अब इसी की अपनी यूनिट है 1.2, जो हमारे राजनीतिक यानी कि आपके पॉलिटिकल जो आपके प्रिंसिपल हैं, उनमें क्या पढ़ेंगे आप? उनमें है क्या, सिद्धांतों में है क्या, किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? क्या आप अपनी पॉलिटिशियन हैं, आप अपना राजनीति कर रहे हैं, तो किन सिद्धांतों की, आप किन मूल्यों की, किन नैतिकता की बात करेंगे, उनको हमको देखना है। यदि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखाई देगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों से जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। क्या किया है बच्चों? ध्यान दीजिए आपको कि जो हमने हमारे आंदोलन रहे हैं, उन आंदोलन का जो विकास था और आंदोलन ने ही जो आपके परिवर्तन करे हैं, वो हमने देखा है। और इसी के साथ हमने जो उनकी गहराइयां हैं, उनको हमने गौर किया है कि हमारे आंदोलन किस हद तक के हैं, क्या चीजें हैं, हमने उनका गौर किया है और उनका निश्चित मूल्य क्या है, और जनता को हम कैसे उन सिद्धांतिक पर आपका प्रोत्साहित करें, ये सारी चीजें, उन नीतियों को कैसे हम आपका डायरेक्शन दें, ये हमको देखना है। ठीक है? लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ही ऐसे आदर्श सिद्धांत हैं। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे संविधान की या किसी देश की जड़ होती है। स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र हो गया, या आपकी समानता, ये क्या है? आदर्श सिद्धांत हैं। और आदमी को क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और यह आपकी समानता चाहिए। ठीक? विभिन्न देश ऐसे मूल्य को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधान ने किया। अब देखिए, किया कैसे है कि जो शब्द हैं, जो सिद्धांत हैं, जो इन मूल्यों को, इनको हम कैसे सुरक्षित करें ताकि इनकी हिफाजत हो सके, हम इनको सेव कर सकें, आपका सिक्योर कर सकें। इसके लिए तो बच्चों क्या किया उन्होंने इसके लिए कि जो लोकतंत्र में जो अपना संविधान है, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, हमने अपने संविधान का इनको चुना है, इनको समाहित किया है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को लोकतांत्रिक, है ना, डेफिनेशन पढ़ी है ना। स्वतंत्रता बच्चों कितने प्रकार की? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और आपकी समानता की बात करता है। तो हमने इन आदर्शों को, इन मूल्य को अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान ने इसको संजोया है। क्या करा है? इनको संजोया है। इसमें आगे देखिए, हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेज की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। कह रहे जो आप संविधान के जो आपको दस्तावेज मिलते हैं, ये ऐसा नहीं कि इनकी उत्पत्ति आपका रातों रात हो गई। ये आप स्वतंत्रता शब्द एकदम आ गया, लोकतांत्रिक शब्द एकदम आ गया, समानता एकदम आ गई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जयसुख, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। देखिए, कब है कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य बोलते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य, यानी कि 6th सेंचुरी के आसपास से है। और आप देखिए, महात्मा गांधी और अंबेडकर, ये आपकी 20वीं सदी की है। तब से इन मूल्य पर बात होती आ रही है, चाहे वो आपको यूरोप के हों, दार्शनिक हों, भारत के हों, कहीं के भी हों, इन्होंने इन मूल्यों को पर हमेशा अपना वाद विवाद, तर्क हमेशा रखा है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर तंत्र है। बच्चों, इसको आपको समझने की आपको आदत है, और इसको समझिए कि ये चैप्टर का मेन ही है। एक शब्द आया है आपका राजतंत्र और एक आया है लोकतंत्र। अब इसमें क्या कह रहे हैं आपके अरस्तु और प्लूटो? देखिए,
ये बड़े ही बहुत बड़े फिलोसफर हैं, ठीक है। ये अपने विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि आप लोगों को विचार करना है। विचार मतलब आपको बहस करिए, वाद विवाद करिए, तर्क वितर्क करिए, और आपको ये बताइए कि आपको लोकतंत्र अच्छा है कि आपको राजतंत्र। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों, आपके लिए लोकतंत्र बढ़िया है या राजतंत्र? आप मुझे बताइए कि तंत्र माने होती व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था अच्छी है, लोकतंत्र की या राजतंत्र की? तो मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। देखते हैं, आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कौन कर रहे हैं? रूसो, दार्शनिक है, एक फिलोसफर है। क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है? मानव का मौलिक अधिकार है। मौलिक मतलब वो होता है जो उसको जन्म से साथ हो। जैसे अब मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, फिर कोई आपकी बंदिश नहीं है। अब ये मत कहना कि मेरी मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे पापा, ऐसा नहीं बच्चों। आपको कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, आप स्वतंत्र हैं। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स ने तक दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अब कार्ल मार्क्स भी यही कह रहे हैं कि जितनी आप आपका स्वतंत्रता को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, उतना ही कौन है? समानता। देखिए, भारत में आज भी समानता के लिए, आप इक्वलिटी के लिए बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो पॉलिटिकल इशू आपके चलते हैं। आपको न्यूज में, अखबारों में कुछ तरह के शब्द आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे कि लिंग भेद है। जैसे कहीं आपको महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है तो कहीं आपका पुरुषों को। क्लियर है? तो ये सब की बात कर रहा है, या फिर कहीं जातिगत विशेष भी हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो इनका है। अब देखिए, अपने देश में महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। देखिए, ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपकी पुस्तक है, बहुत पूछता है, महात्मा गांधी जी की कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज। और इसमें क्या लिखते हैं कि वास्तविक मतलब रियल फ्रीडम या स्वराज का अर्थ क्या है, क्या है मतलब। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क में रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, जो आपका शेड्यूल, जो आपके ट्राइब है, तो उनको क्या माना चाहिए? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जानते हो? अल्प माने होता है कम, और संख्या माने नंबर्स। ऐसा वर्ग, ऐसा समूह जो किसी एक जाति वर्ग विशेष की तुलना में कम हो। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 20 लड़कियां हों, 80 लड़के हों, तो ऐसे में अल्पसंख्यक कौन होए? लड़कियां। और उन्हें विशेष आरक्षण या संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिस्थापित किया। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अभी, हमारे संविधान में निहित है स्वतंत्रता और समानता को प्रस्तावित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध है, कि कहीं भी आपको अनटचेबिलिटी अलाउ नहीं की गई है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उस पर निषेध है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को हीन दृष्टि से देखें, आप कहें नहीं, आप मुझसे दूर रहना, आप ये हैं, आप वो हैं, आप उस जाति के हैं, आप ऐसे हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप जो है छुआछूत को व्यक्त नहीं कर सकते, उसको मना किया गया है हमारे संविधान में। पहले क्या था बच्चों? पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आपका तोड़ने के लिए ही हमने ये सारे प्रयास किए। पहले देखिए, पहले के समय में कैसे आपकी जो समाज था, पहले वर्णों में बटा, वर्णों से जातियों में बटा, अब जातियों, जो जाति हैं, कास्ट जिसको कहते हैं, अब कास्ट से क्या बच गया है? उपजातियों में। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए हमने उनको क्या रखा है? आपका बैन रखा है, वो आपका निषेध रखा है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। कह रहे जो गांधी के जो आपके प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, उनको हमने नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल में हमने रखा गया है। और आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिकल है बच्चों,
36 से 51 तक हमने इसमें शामिल किया है। ध्यान रहेगा, राज्य के नीति निर्देश। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा पॉलिटी के पार्ट में। तो इस तरह से हमने कुछ समानता की, स्वतंत्रता की, इन सब चीजों की हम लोगों ने आपका बात की है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ध्यान दीजिए, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो राजनीतिक, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे पॉलिटिकल जो आपका प्रिंसिपल है, उनमें क्या है, हमारे विचार हैं, हमारी नीतियां हैं। इन रूप को आपका व्यवस्थित करते हुए इनका प्रतिबिंब हमारे क्या है, सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण करते हुए क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हर व्यक्ति को अपने यहाँ धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसको फॉलो करने का अधिकार है। देखिए, क्या मुझे बताइए, क्या भारत का कोई धर्म है? नहीं। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष नहीं बच्चों, अब तो बल्कि पंथ निरपेक्ष है। यहाँ हर पंथ को मानने, उसका विचरण करने, उसको बढ़ावा देने, सबका अधिकार है। कोई ऐसा इंडिविजुअल हमारा धर्म नहीं है। सर्वधर्म धर्म संभाव भावना है हमारे यहाँ। ठीक है, अब देखिए, जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है कि यह कानून राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक प्रलोभन जैसी नीतियों का सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी ने राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। कौन कौन है ऐसे? रूसो हैं, मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं और गांधी हैं। ये क्या नहीं बन पाए? राजनेता। और राजनेता को तो आप जानते हैं कि वहाँ किस तरह से तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं, कैसे तर्क वितर्क करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और क्या कह रहे थे कि जो इनके विचार हैं, वो विचार क्या रहे, दर पीढ़ी दर राजनेताओं को आपका प्रभावित किया है। साथ ही बहुत ऐसे समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव की छानबीन भी करते हैं। अरे जो लोग आपके तर्क करते हैं या फिर जो राजनीतिक आपके सिद्धांतक लोग हैं, वो ताजा जो हमारी आपका राजनीति है जो चल रही है वर्तमान में, उसके जो अनुभव है उसकी वो छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को आपका चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं? उनको चिन्हित करते हैं। ध्यान देना है। देखिए, लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं? भारत समूचे स्वतंत्र और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित विचारों का, प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि जितना भी हमने बात की है, क्या ये कोई आपका रिलेवेंट है? क्या अब हम आपका स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? देखिए, हम स्वतंत्र भी हैं, हम लोकतंत्र को भी प्राप्त कर चुके हैं। भारत समुच्चय स्वतंत्र है। उसे अपने सेल्फ जो है स्वयं अपने निर्णय लेने का अधिकार है। उस पर किसी का कोई फोर्स, किसी का प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि स्वतंत्रता में अगर आप देखें तो और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है कि स्वतंत्रता है, समानता है, ये सारे जो प्रश्न हैं आज भी कंटिन्यूअस उठ रहे हैं, इनका बंद नहीं हुआ है।
ऐसा इसलिए है, अब बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, फिर भी हमारे यहाँ आपका स्वतंत्रता और समानता पर बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो कंटिन्यूस आपके उठ रहे हैं, और इनको हम लोग वो आपका देख रहे हैं कि क्यों उठ रहे हैं, और कारण बताया है कि ऐसा क्यों है उनका। ठीक है, अब देखिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं। यार ऐसा इसलिए होता है, चाहे आपका स्वतंत्रता का मैटर हो, चाहे आपका समानता का मैटर हो, चाहे आपके लोकतंत्र का मैटर हो, ये सारे सामाजिक जीवन के से जुड़े मामले हैं, और इसलिए बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी होती रही है। एग्जाम्पल के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकार के रूप में बनती है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति, ध्यान दीजिए, जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर आज भी भेदभाव हो रहा है कि मैं अमीर हूं, आप गरीब हो, ये जाति विशेष है, ये उच्च कुल है, ये निम्न कुल है, अगर इस तरह की बात होती है तो आज भी भारत में समानता स्थापित कहाँ हुई? तो फिर सामाजिक जीवन में इन मुद्दों का उठना लाजमी है कि नहीं? बिल्कुल लाजमी। जिन पॉइंटों की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन समानताओं की, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो है कहाँ? फिर कैसे उठाओगे उनको, कैसे देखोगे? ये चीजें हमारे सामाजिक जीवन में बार बार उठती हैं। जब किसी तरह का कोई हम लोगों को भेदभाव नजर आता है, कहीं व्यक्ति विशेष होता है, तो इस तरह के विचार, इस तरह के प्रश्न जो हैं, हमारे जो जो चिंतक हैं वो उठाते हैं। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हों। अब देखिए, आप हैं, मान लीजिए आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए सब कुछ अच्छा व्यवस्था है, तो आपके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी के लिए वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए खाना, मकान, इन चीजें वंचित होगा, उसके लिए आवश्यकता है। उसके लिए क्या है? ये बुनियादी आवश्यकता है, बेसिक नीड है उसकी। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है। मान लीजिए आज आपके पास आपका पैसा है, आपके पास क्या है? आपके पास अच्छा पैसा है। आपका मन हुआ कि चलिए आज हमको 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, आप खरीद लिए। या मान लीजिए आपको शर्ट खरीदना है या कुछ खाने के लिए खरीदना है। कोई तो इतना सक्षम है कि जिसके के पास 10,000 रुपए है वो खरीद सकता है, लेकिन कोई ऐसा है जो शायद 3-4 महीने कमाए जब वो काम कर पाए। तो अलग अलग स्थिति हो सकती है। जब कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम है। अब देखिए, लोगों को अगर भविष्य में अच्छा रोजगार चाहिए तो उनको जो स्कूली पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी, लेकिन लोग उसमें भी असक्षम है। लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। स्वतंत्रता क्या है? अभी भी दूर का सपना है उनके लिए। बच्चों, जिन लोगों को अपनी आवश्यकता की जो आपकी चीजें हैं उनको प्राप्त करना भी एक सपना बना हुआ है, किसी कारण उनके साथ भेदभाव होता है, चाहे जातिगत रूप में हो, गरीबी अमीरी के साथ हो, किसी भी तरह हो, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता, इन जैसे मुद्दों पर, विचारों पर जो गहन है संविधान के और आपके किसी देश की नींव के पत्थर हैं, उन पर बार बार विचार आना, प्रश्न उठना लाजमी है। क्योंकि जब तक हम संपूर्ण देश में स्वतंत्रता, स्वतंत्र मतलब हर चीज में स्वतंत्र हो, जैसे आपका सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। शायद हम लोग आपका सामाजिक तौर पर हो तो कोई आर्थिक तौर पर नहीं होगा, कोई आर्थिक तौर पर है तो कोई आपका पॉलिटिकल नहीं होगा, तो फिर वो स्वतंत्र कहाँ होगा? कहीं ना कहीं उसके सामने बहुत सारी बंदिश, आपकी समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं वो आपका स्वतंत्र भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके साथ जो आपकी समानता की हम बात कर रहे हैं, वो समानता का भाव उससे नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते रहेंगे, तभी हमारे सामाजिक जीवन में ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं
कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और घर जाकर इसको एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे। और अभी या फिर जब आपने कल का लेक्चर रिवीजन किया हो, कोई भी आपका ऐसा डाउट हो जो आपको समझ नहीं आया हो, तो कृपया लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।